ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित की कार तेजी से मनाली से दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर दौड़ रही थी। रोहित ये तो नहीं जानता था कि बच्चे ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया था। बच्चों ने जानबूझकर ऐसा कोई कदम उठाया था या बच्चों की किडनैपिंग हुई थी, ये भी रोहित अच्छी तरह से नहीं जानता था। मगर कहीं न कहीं रोहित का दिल कहता था कि बच्चे जरूर पुराने गुलेरिया हाउस में थे। इस वक्त रोहित के पास सिवाय उम्मीद के कुछ और नहीं था। रोहित को बच्चों की चिंता हो रही थी और रोहित चाह रहा था कि वो बच्चों को सुबह होने से पहले ही ढूंढ ले, क्योंकि रोहित जानता था कि अगर सुबह हुई और अनिका की नींद खुल गई तो फिर टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रोहित नहीं चाहता था कि अनिका बच्चों को लेकर परेशान हो जाए और अपने दिमाग को ज्यादा टेंशन दे। वैसे भी अनिका आजकल बहुत ही ज्यादा टेंशन में चल रही थी। रोहित दुनिया भर से अपने बच्चों के लिए लड़ सकता था। रोहित और अनिका की जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई थी, उन सभी मुश्किलों का डटकर उन दोनों ने सिर्फ इसलिए सामना किया था क्योंकि वो अपने बच्चों को दुश्मनों की पहुंच से दूर रखना चाहते थे। कहीं न कहीं रोहित और अनिका हर हद को पार कर देते थे बच्चों की रक्षा के लिए। पर इस वक्त रोहित अकेला हो गया था। जब से अनिका की यादाश्त गई थी, एक तरह से अनिका कमजोर भी हो गई थी। रोहित को अब जो करना था अकेले करना था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से अनिका को परेशान करे। इस वक्त रोहित के दिमाग में दो बातें चल रही थी। एक तो उसे बच्चों की फिक्र हो रही थी, तो वहीं उसे वो पल याद आ रहे थे जब वो अनिका के साथ में किसी भी मुश्किल का सामना करते थे। उन पलों को याद करके रोहित अचानक से अनिका को मिस करने लगा था। साथ ही रोहित के पास दुनिया भर की दौलत और दुनिया भर की ताकत होने के बावजूद इस वक्त रोहित अपने आप को काफी बेसहारा महसूस कर रहा था। रोहित के आदमी चारों तरफ बच्चों को ढूंढने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि पुलिस ने पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया था, मगर फिर भी अब तक कहीं से बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं आई थी। ऐसे में पुराना गुलेरिया हाउस ही रोहित की एक आखिरी उम्मीद थी जहाँ उसे बच्चे मिल सकते थे। गुलेरिया हाउस के लोहे के गेट के बाहर खड़े आर्यन को बार बार मोटे मच्छर काट रहे थे और ठंड की वजह से बार बार आर्यन को टॉयलेट भी आ रही थी। एलेक्जेंडर और रिया को अंदर गए काफी वक्त हो गया था। आर्यन के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके भाई बहन वापस क्यों नहीं आ रहे थे। मन ही मन आर्यन को इस बात से भी घबराहट हो रही थी कि कहीं अंदर सचमुच किसी खतरनाक छुपे हुए क्रिमिनल ने उसके भाई बहन को पकड़ तो नहीं लिया था। ये सारी बातें सोच सोचकर आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। आर्यन नहीं जानता था कि उसके आसपास ही कहीं एक ऐसी सीसीटीवी कैमरा था जिसके जरिए अंदर कमरे में मौजूद उसके भाई बहन उसे अच्छी तरह से देख पा रहे थे। पुराने गुलेरिया हाउस के कमरे के अंदर बूढ़े बाबा ने रिया और एलेक्जेंडर दोनों को शॉल उठाई और उनके सामने रखे हुए गर्म चॉकलेट मिल्क के मग को उनकी ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, छत पर ठंड बहुत लग गई तुम दोनों को। मुझे लगता है तुम दोनों को ये गर्म चॉकलेट मिल्क पी लेना चाहिए। बूढ़े बाबा बार बार दोनों बच्चों से कह रहे थे कि उन्हें चॉकलेट मिल्क पीना चाहिए, मगर बूढ़े बाबा की बातों से एलेक्जेंडर को मन ही शक हो रहा था कि शायद बूढ़े बाबा ने चॉकलेट मिल्क के अंदर जरूर कुछ मिलाया था और इसलिए वो चाहते थे कि दोनों बच्चे उसे पी जाएं। रिया को काफी ठंड लग रही थी, इसलिए शॉल में ठिठुर रही रिया ने शॉल से अपना एक हाथ बाहर निकालकर जैसे ही हॉट चॉकलेट मिल्क का मग पकड़ा, एलेक्जेंडर ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ रिया, पता नहीं इसके अंदर क्या मिलाया है। बूढ़े बाबा ने एलेक्जेंडर की जब ये बात सुनी तब उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। बूढ़े बाबा ने एलेक्जेंडर को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि बड़े होकर भी तुम अपनी बहन का और अपने परिवार का काफी अच्छी तरह से ख्याल रख पाओगे। इंसान को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, खासकर तब जब वो अपने परिवार की सुरक्षा का जिम्मेदार हो। बूढ़े बाबा जब जमीन पर बैठे थे तब लगभग उनकी दाढ़ी जमीन को टच होती थी। बूढ़े बाबा की दाढ़ी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अगर कोई छोटा बच्चा चाहे तो उस पर झूलना भी झूल सकता था।
बूढ़े बाबा की दाढ़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि दाढ़ी काफी मजबूत थी। उम्र होने के कारण दाढ़ी जरूर सफेद पड़ चुकी थी, मगर बूढ़े बाबा की हाइट, बॉडी और पर्सनालिटी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि बूढ़े बाबा काफी ताकतवर थे। रिया अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से बूढ़े बाबा के चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने बूढ़े बाबा का ये चेहरा पहले कहाँ देखा था। रिया को ये भी नहीं पता था कि रिया ने ये चेहरा पहले देखा भी था या नहीं, मगर अब तक रिया इतना जरूर जान चुकी थी कि रिया के सामने बैठा इंसान उसे जिंदगी में पहली बार नहीं मिला था। एक लंबी सांस लेते हुए बूढ़े बाबा ने इन दोनों बच्चों से कहा, तो अब बताइए क्या चाहते हैं आप लोग। इतना कहने के बाद बूढ़े बाबा चुप हो गए। वो अलेक्जेंडर और रिया को देखने लगे। एक पल के लिए वहाँ पर खामोशी छा गई। अलेक्जेंडर और रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़े बाबा से क्या कहे। रिया को शक था कि रिया ने अनिका जैसी दिखने वाली एक औरत पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर दिखी थी, मगर अब बूढ़े बाबा ने जब सारी बातें बच्चों के सामने रखी तो अलेक्जेंडर और रिया के पास बूढ़े बाबा की बातों का विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रिया को अब यकीन होने लगा था कि सच में उसने उस दिन हेलीकॉप्टर राइड के दौरान अनिका की पेंटिंग को देखा था। इस कारण अब रिया का दिमाग थोड़ा शांत हो गया था। उसके दिमाग में जितने भी सवाल पहले उठ रहे थे उनका जवाब अब उन्हें मिल चुका था। रिया मन ही मन ये सोचकर भी हंस रही थी कि उसने कहां तक नहीं सोच लिया था। ट्रेवल टाइम से लेकर क्वांटम थ्योरी तक इन तमाम बातों पर अब रिया को थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही थी। तभी अचानक अलेक्जेंडर के दिमाग में एक बात आई। अलेक्जेंडर ने बूढ़े बाबा की ओर देखकर कहा, आप हमारे परिवार को किस तरह से जानते हैं। बूढ़े बाबा ने तुरंत इस बात पर अलेक्जेंडर को शाबाशी देते हुए कहा, बहुत खूब, मैं कहना चाहूँगा कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा हूँ, मगर मैं तुमसे इतना कह दूं कि मैं लोगों का शुभचिंतक हूँ, लोगों की भलाई के बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ और इसीलिए तरह तरह के आविष्कार करता रहता हूँ जिससे लोगों को जीने में आसानी हो। बूढ़े बाबा की आधी बातें अलेक्जेंडर के सर के ऊपर से जा रही थी। जब रिया के मन में एक सवाल आया तो रिया ने भी बूढ़े बाबा की ओर देखकर पूछा, आपने मेरी मम्मा की तस्वीर क्यों बनाई। आप किसी भी चीज की तस्वीर बना सकते थे, पेड़ पौधे, झील, नदी, दरिया, सूरज, चांद, मगर आपने मेरी मम्मा की ही तस्वीर क्यों बनाई। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तो जानता भी नहीं कि जिसकी मैंने तस्वीर बनाई वो लड़की कौन है। बस यहाँ पर कई दिनों से पनाह लिए बैठा हूँ छुपकर, और यहाँ पर दीवार पर ये तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि ये जिस किसी का भी मकान है ये उसी की तस्वीर है। मकान मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए ही मैंने मकान मालिक की तस्वीर छत पर बनाई थी। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अलेक्जेंडर और रिया दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। बूढ़े बाबा की सारी बातें कन्विंसिंग तो लग रही थी, मगर कहीं न कहीं दोनों बच्चों को लग रहा था कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो बूढ़े बाबा उनसे छुपा रहे थे। जब दोनों बच्चों के कुछ समझ में नहीं आया तो अलेक्जेंडर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए बूढ़े बाबा से कहा, ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मगर आपको यहाँ पर छुप छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रह सकते हैं। हम दोनों हमारे पापा से बात करेंगे। आई एम श्योर वो आपको यहाँ रहने से मना नहीं करेंगे। जैसे ही बूढ़े बाबा ने दोनों बच्चों की बात सुनी, अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए बूढ़े बाबा ने अलेक्जेंडर से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि इस पुरानी हवेली में कोई रहता है, वरना गजब हो जाएगा। बूढ़े बाबा ने जिस तरह से ये बात कही थी, दोनों बच्चे बूढ़े बाबा के एक्सप्रेशन देखकर काफी घबरा गए। बूढ़े बाबा तेज सांसें लेने लगे थे। कुछ पल के बाद अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए बूढ़े बाबा ने अलेक्जेंडर और रिया से कहा, देखो बच्चों, मैं जिस प्रकार के आविष्कार करता हूँ वो आविष्कार करने के लिए मुझे बिल्कुल एकांत चाहिए। अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं यहाँ पर छुप कर रहता हूँ तो हो सकता है कि मुझे अपने आविष्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस बार अलेक्जेंडर और रिया बूढ़े बाबा की एक भी बात सुनने वाले नहीं थे। अपनी जगह से खड़े होते हुए अलेक्जेंडर ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। जाते वक्त अलेक्जेंडर ने बूढ़े बाबा से कहा,
इस तरह चोरी छुप के रहकर आप किस तरह के आविष्कार करना चाहते हैं? क्या हो गया? अगर पापा को पता चल जाए कि आप यहाँ पर रहते हैं, अगर आप सचमुच इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो मेरे पापा को आपकी मदद भी करेंगे। आप अपने आप को दुनिया से छुपाना क्यों चाहते हैं? जरूर आप कोई खतरनाक आदमी है जो कोई खतरनाक आविष्कार करना चाहता है, और मैं ये सारी की सारी बातें पापा को जरूर बता कर रहूंगा। ये कहते हुए जैसे ही अलेक्जेंडर रिया के साथ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, बुढ़े बाबा ने अलेक्जेंडर और रिया को रोकते हुए कहा, देखो, अगर तुमने मेरे यहाँ होने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया तो बदले में मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ। जैसे ही बुढ़े बाबा ने ये बात कही, अलेक्जेंडर के बढ़ते हुए कदम अचानक ही रुक गए। अलेक्जेंडर और रिया दोनों पीछे मुड़कर बुढ़े बाबा को देखने लगे। बुढ़े बाबा की आंखों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी भी तरह से खतरनाक मिशन पर थे। हालांकि उनके चेहरे पर काफी घाव के निशान नजर आ रहे थे, मगर उनकी आंखें कहती थी कि वो कोई बुरे इंसान नहीं थे। बुढ़े बाबा की गहरी नीली आंखों को देखकर कहीं न कहीं बच्चों का दिल भी पिघलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे बुढ़े बाबा बच्चों के सामने अपने हाथ फैला रहे थे कि वो बुढ़े बाबा के अस्तित्व के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएं। मगर वहीं बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि बुढ़े बाबा अगर सचमुच एक अच्छे इंसान थे और अच्छे आविष्कार करना चाहते थे, तो अपने आप को दुनिया से छुपाना क्यों चाहते थे। फिर रिया ने अपने कुछ कदम बुढ़े बाबा की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, आप क्या मदद कर सकते हैं हमारी? क्या आप जानते हैं कि हमारे पापा कौन है, हमारी मम्मी कौन है? वो बहुत पावरफुल है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग चाहें और हमारे मॉम डैड हमें लाकर ना दे सकें। अलेक्जेंडर को रिया की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच था, मगर इस तरह अपने पेरेंट्स के पावर पर घमंड करना अच्छी बात नहीं थी। हालांकि इस वक्त रिया को अच्छे बुरे के बारे में सीख देने का मौका नहीं था, इसलिए अलेक्जेंडर ने रिया की बात को इग्नोर कर दिया और बुढ़े बाबा की ओर देखकर कहा, अगर ऐसी बात है तो बताइए, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? अलेक्जेंडर भी अच्छी तरह से जानता था कि ये बुढ़े बाबा ज्यादा से ज्यादा अलेक्जेंडर और रिया को बच्चा समझकर उन्हें कोई गिफ्ट ऑफर करेंगे, जिसके बदले में वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर और रिया बुढ़े बाबा की हवेली में होने की बात किसी से ना कहें। मगर तभी बुढ़े बाबा ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर रिया और अलेक्जेंडर के होश उड़ गए। बुढ़े बाबा ने धीरे धीरे अपने कदम अलेक्जेंडर और रिया की ओर आगे बढ़ाकर धीमी और अटकती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी माँ की यादाश्त वापस लौटा सकता हूँ। बुढ़े बाबा की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर और रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। बुढ़े बाबा की बात होने के बाद कुछ देर के लिए दोनों बच्चों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बूढ़े बाबा ने अभी अभी कहा था कि वो अनिका की यादाश्त वापस लौटा सकते थे। अलेक्जेंडर और रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनको पहले तो लगा कि बूढ़े बाबा मजाक कर रहे हैं। बूढ़े बाबा की ये बात सुनने के बाद दोनों बच्चों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। पहली बात तो ये थी कि बूढ़े बाबा कैसे जानते थे कि अनिका की यादाश्त खो चुकी थी। दूसरी बात ये थी कि जो बड़े से बड़े डॉक्टर अब तक नहीं कर पाए थे, वो बूढ़े बाबा कैसे कर सकते थे। और सबसे अहम बात ये थी कि अगर बूढ़े बाबा सचमुच इतने चमत्कारी थे, तो वो दुनिया की नजरों से बचकर इस टूटी फूटी वीरान सी हवेली में क्यों गुजर बसर कर रहे थे। बूढ़े बाबा की कद-काठी आम आदमी के मुकाबले कई ज्यादा थी। जब बूढ़े बाबा ने दो दो बच्चों की ओर अपने हाथ फैलाए, तब रिया और अलेक्जेंडर दोनों को एहसास हुआ कि बूढ़े बाबा के हाथ और उनकी हथेली इतनी बड़ी थी कि रिया और अलेक्जेंडर के जैसे 5-6 बच्चों को एक साथ गले लगा सकते थे। बूढ़े बाबा ने एक बड़ा सा गाउन पहन रखा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बूढ़े बाबा ने पेड़ों की टहनियों से छिलके निकाल कर एक तरह से ड्रेस बनाया था। बूढ़े बाबा की हालत देखकर और उनकी बातें सुनकर कहीं से कोई मैच नहीं मिल रहा था। बूढ़े बाबा जिस तरह की बातें कर रहे थे, उस तरह के ना तो उन्होंने कपड़े पहने थे और ना ही उनके रहने का ढंग था। और अभी भी बूढ़े बाबा ने एक ऐसी बात कही थी जो बच्चों को हैरान करने के लिए काफी थी। बड़े से बड़ा न्यूरोसर्जन भी अनिका के केस को समझ नहीं पाया था। अक्सर लोग यही कहा करते थे कि अनिका का इलाज सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, और वो थी डॉक्टर अमृता, यानी कि खुद अनिका।
जब बच्चे ने इतने दिनों में पहली बार किसी को ये कहते हुए सुना कि उनकी माँ की याददाश्त वापस लौटा सकते थे, तो अचानक ही बच्चों की आंखों में चमक आ गई। बच्चे भी मन ही मन रोज प्रार्थना करते थे कि उनकी माँ की याददाश्त वापस आ जाए और उनकी माँ पहले की तरह अपने अतीत से जुड़कर अपनी जिंदगी एंजॉय कर सके। अनिका जिन बच्चों से प्यार करती थी, कम से कम उन बच्चों के बचपन के साथ फिर से जुड़ सके। बच्चों के साथ जो यादें जुड़ी थी वो अनिका पूरी तरह से भुला चुकी थी। हालांकि अनिका अब भी बच्चों से उतना ही प्यार करती थी, मगर अपना अतीत पूरी तरह से भुला चुकी अनिका को देखकर बच्चों को हमेशा यही महसूस होता कि काश उनकी माँ दोबारा पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। अनिका बच्चों के साथ साथ परिवार के साथ भी मिलजुल कर उसी तरह हंसते खेलते जिंदगी गुजारे जैसे वो अनिका के याददाश्त खोने से पहले गुजारा करते थे। रिया और अलेक्जेंडर की आंखों के सामने वो सारे दृश्य दिखाई देने लगे जो पहले घटित हो चुके थे। अनिका के जब याददाश्त नहीं गई थी और जब वो बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी, दोनों भाई एक क्षण के लिए एक पल में खो गए थे। उन पुरानी यादों को याद करके दोनों की आंखें चमक गई। बूढ़े बाबा की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने बूढ़े बाबा से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारी मम्मा की याददाश्त वापस कैसे ला सकते हैं? कौन है आप? क्या आप कोई डॉक्टर हैं? बूढ़े बाबा ने अलेक्जेंडर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं बस एक शुभ चिंतक हूँ। लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहता हूँ और वो लोगों की भलाई करने के लिए ही तरह तरह के आविष्कार करता रहता हूँ। रिया ने बूढ़े बाबा को बीच में ही रोकते हुए कहा, आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसी दवाई है जो खाने से हमारी मम्मा की याददाश्त वापस लौट आए? रिया की बात सुनते ही बूढ़े बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़े बाबा ने अपना लैपटॉप बंद करके उसे एक बड़े से झोले में डाल दिया। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद बूढ़े बाबा ने दोनों बच्चों की ओर देखकर कहा, देखिए, ये आविष्कार मैंने अब तक किया नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मैं ये आविष्कार कर लूंगा, जिसके बाद मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी मम्मा की याददाश्त लौटा पाऊं। बच्चों ने जब बूढ़े बाबा की ये एक बात सुनी तो वो काफी निराश हो गए। अभी अभी बूढ़े बाबा की बात सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई थी। उन्हें एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि अनिका अपने अतीत के साथ वापस जुड़ पाएगी। मगर जब बूढ़े बाबा ने कहा कि अभी आविष्कार करना बाकी था तो बच्चे फिर से निराश हो गए। उन्होंने जितने भी सपने देख रखे थे वो एक बार में ही टूट गए। बच्चों को लगा था कि जैसे ही अनिका की याददाश्त आएगी वो सारे फिर से एक साथ मिलकर एंजॉय करेंगे, पर बूढ़े बाबा की बात सुनकर बच्चे उदास हो गए थे। बच्चों के चेहरों पर निराशा देखकर बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ रहने दिया और मैं अपना आविष्कार करने में जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊं तो हो सकता है कि तुम्हारी मम्मा की याददाश्त भी जल्द से जल्द वापस आ जाए। इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी यहाँ होने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास करना भी चाहिए या नहीं। बूढ़े बाबा जितने विशाल और खतरनाक दिखते थे उतने ही मासूम उनकी आंखें थी। बच्चों को मन ही मन इस बात का भी डर लगने लगा कि कहीं बूढ़े बाबा की आंखों को देखकर वो हिप्नोटाइज तो नहीं हो रहे थे। बूढ़े बाबा जो भी बातें कर रहे थे उसे मानना बच्चों के लिए बेहद मुश्किल था, मगर उनके दिल का कोई कोना कह रहा था कि बूढ़े बाबा जो कुछ भी कह रहे थे उनमें एक उम्मीद थी। जब बूढ़े बाबा ने देखा कि बच्चों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो बूढ़े बाबा ने अपनी जेब से एक टेबलेट की डिब्बी निकालकर बच्चों को दिखाते हुए कहा, ठीक है, देखिए, अगर तुम दोनों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर हम एक प्रयोग करते हैं। बच्चे बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बूढ़े बाबा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, मैं इस डिब्बी में से एक टेबलेट रिया के हॉट चॉकलेट में डालता हूँ। ये कहने के बाद बूढ़े बाबा ने हॉट चॉकलेट की मग को हाथ लगाया और फिर बच्चों के सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, वैसे ये हॉट चॉकलेट अभी हॉट चॉकलेट नहीं रहा। सर्दियों में अक्सर गर्म चीजें जल्दी ठंडी पड़ जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं दोबारा गर्म कर दूंगा। बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि खंडहर बन चुकी इस हवेली में बूढ़े बाबा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे थे कि वो हर चीज तैयार कर लेंगे। हॉट चॉकलेट का होना, इस तरह कॉफी मग का होना,
ये बताता था कि टूटी फूटी मालवा बन चुकी हवेली के अंदर कोई रनिंग किचन था। बच्चों के दिमाग में तरह तरह की बातें घूम रही थी। तभी बूढ़े बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, ये टेबलेट जैसे ही मैं हॉट चॉकलेट में मिलाऊंगा और ये हॉट चॉकलेट तुम दोनों बच्चों में से एक बच्चा भी पी जाएगा तो उसे तुरंत नींद आ जाएगी। गहरी नींद, ऐसी नींद जो तुमने महीनों में नहीं अनुभव की है। वो नींद जो अक्सर साल भर पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम पूरी हो जाती है उस रात आती है। वो नींद जो युद्ध पर विजय हासिल करके लौटा हुआ सैनिक घर आकर पाता है। वो नींद जिसके पूरे होते ही इंसान जब सुबह अपनी आंखें खोलता है तो उसे ये महसूस होता है जैसे उसने एक नया जन्म लिया हो। बिल्कुल सुकून की नींद। बच्चे बड़े ही ध्यान से बूढ़े बाबा की हर बात सुन रहे थे। बूढ़े बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर ऐसी गहरी नींद पूरी होने के बाद इस टेबलेट के जरिए एक चमत्कार होता है। इंसान गहरी नींद में सोने से पहले 24 घंटे पूरी तरह से भूल जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे आप बच्चे पेपर पर पेंसिल से कुछ लिखते हैं, फिर किसी जगह पर कोई गलती हो जाती है तो उसे मिटाने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। इरेजर इस्तेमाल करते ही गलती मिट जाती है। बिल्कुल उसी तरह ये टेबलेट भी एक इरेजर का काम करती है। इंसान के 24 घंटे की याददाश्त पूरी तरह से गायब कर देता है। बच्चों को बूढ़े बाबा की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के दिमाग से सिर्फ उसकी मेमोरी का एक दिन का हिस्सा गायब कर दिया जाए। अलेक्जेंडर और रिया दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि दुनिया में ऐसी कई केसेस होते थे जब इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता था, जैसे ही अनिका अपनी याददाश्त खो बैठी थी। मगर अक्सर ऐसे केसेज में या तो इंसान अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो बैठता था या उसे आधी अधूरी बातें याद रहती है। मगर इस तरह से सिर्फ एक दिन की याददाश्त मिट जाना, ये सारी बातें बच्चों के लिए मानना बेहद मुश्किल था। जब बूढ़े बाबा ने देखा कि दोनों बच्चे काफी हैरान नजर आ रहे थे, तब बूढ़े बाबा ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और कहा, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो चलो हम इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करके देख लेते हैं। तुम दोनों बच्चों में से एक बच्चा ये टेबलेट इस्तेमाल करेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि जब सुबह उस बच्चे की आंखें खुलेगी तब उसके शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मगर हाँ, आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी देखा, वो सब कुछ वो बच्चा अब पूरी तरह से भूल जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मामूली सा आविष्कार है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल आम तरीके से चलती रहेगी जैसे तुम आज तक जिया करते थे। बस आज का दिन तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बच्चों को बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर वो एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनकी बात सच निकली तो ये भी बात सच हो सकती थी कि वो अनिका की याददाश्त वापस ला सकते थे। अगर सचमुच इस तरह की कोई टेबलेट है जो याददाश्त को गायब कर सकती थी, तो जरूर इस तरह का भी आविष्कार किया जा सकता था जिससे एक टेबलेट बनाई जाए जो इंसान की खोई हुई याददाश्त वापस ला सके। कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने बूढ़े बाबा की ओर देखा और कहा, एक मिनट, अभी अभी आपने कहा कि टेबलेट खाने से एक दिन की याददाश्त चली जाएगी, और आज के दिन में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, वो सब कुछ हम भूल जाएंगे। तो क्या कोई ऐसी टेबलेट भी है जिसे खाने के बाद हम हमारी भूली हुई याददाश्त को वापस पा सकें? अलेक्जेंडर का सवाल सुनते ही बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। जैसे ही बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें बड़ी की, उनके आईब्रोज उनके माथे से होते हुए उनके सिर के बालों तक चली गई। बूढ़े बाबा का चेहरा काफी अजीब था, मगर फिर भी रिया को बार बार बूढ़े बाबा का चेहरा देखकर लगता था कि जैसे रिया ने वो चेहरा पहले कभी देखा था। गहरी सोच में डूबे हुए अलेक्जेंडर ने रिया की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है हम दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई, जो हर छोटी छोटी बात पर लोगों पर शक किया करता था, आज वो सचमुच बूढ़े बाबा की बातों में आकर उनकी एक्सपेरिमेंट को अपनाना चाहता था। अपनी बहन को ये कहने के बाद अलेक्जेंडर बूढ़े बाबा की ओर देखने लगा। जैसे ही बूढ़े बाबा ने अलेक्जेंडर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, तब बूढ़े बाबा ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आराम से, आप दोनों आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए, तब तक मैं ये हॉट चॉकलेट दोबारा गर्म करके लाता हूँ।
ये कहने के बाद बूढ़े बाबा ट्रे उठाकर कमरे से बाहर चले गए। कमरे के बाहर जाते ही बूढ़े बाबा ने दरवाजा पकड़कर अलेक्जेंडर और रिया की ओर देखकर कहा, बुरा मत मानना मेरे नन्हे दोस्तों, मगर जब तक आप एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा कर लेते हो, मुझे ये दरवाजा बंद रखना पड़ेगा। ये कहते हुए बूढ़े बाबा ने दरवाजा बंद कर दिया। अलेक्जेंडर और रिया को अब ये सोचना था कि क्या वो बूढ़े बाबा की कही हुई बातों पर विश्वास करेंगे। जो गोली बूढ़े बाबा ने बनाई थी, क्या वो उसे इस्तेमाल करके देखेंगे, और अगर इस्तेमाल करना भी था तो रिया और अलेक्जेंडर में कौन उस गोली को खाएगा। ऐसे तरह तरह के सवाल अलेक्जेंडर और रिया के मन में चल रहा था। बूढ़े बाबा जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चले गए, तब रिया और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पूछ रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ देर खामोशी के बाद रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, क्या लगता है तुम्हें अलेक्जेंडर, क्या हमें इनकी बात माननी चाहिए? क्या सचमुच ये हमारी मम्मा की याददाश्त लौटा सकते हैं? रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर गहरी सोच में डूब गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रिया उससे ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि अलेक्जेंडर बड़ा था और रिया को लगता था कि उसे एक बार अलेक्जेंडर से बात करनी चाहिए। पर अलेक्जेंडर अब सोच में पड़ गया था कि आखिर वो क्या जवाब दे। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त अलेक्जेंडर आर्यन को बहुत याद कर रहा था। अलेक्जेंडर जब भी कभी कंफ्यूज होता था या उसे कुछ सवाल जवाब करने होते थे तो वो आर्यन के साथ ही किया करता था। इस वक्त अलेक्जेंडर बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। इस कारण से वो चाहता था कि वो अपने मन की बात किसी से कहे। रिया अलेक्जेंडर को एक उम्मीद से देख रही थी। उसे यही लग रहा था कि अलेक्जेंडर उसे कुछ बताएगा, पर रिया को नहीं पता था कि अलेक्जेंडर खुद कंफ्यूज था। अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी कितना अजीब है। मेरा मतलब है ये आम इंसान से काफी ज्यादा बड़े लगते हैं मुझे। वैसे रिया, तुमने उनके हाथों को नोटिस किया? इतने लंबे हाथ, उनकी हथेली कितनी बड़ी थी और उनका चेहरा भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। मुझे तो शक है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। अपने भाई अलेक्जेंडर की बात सुनकर रिया ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, मुझे भी उन्हें देखकर काफी अजीब लग रहा है, मगर पता नहीं क्यों अलेक्जेंडर, मुझे लगता है जैसे मैंने इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। मैंने उनके साथ बातें भी की है, मैं जानती हूँ इन्हें। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर बुरी तरह से हैरान हो गया था। रिया ठीक से अलेक्जेंडर को समझा नहीं पा रही थी, मगर रिया के एक्सप्रेशन को देखकर अलेक्जेंडर समझ गया था कि रिया अपने दिमाग पर जोर डालकर ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि रिया ने बूढ़े बाबा को पहले कहाँ देखा था। अलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रिया, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो आदमी दोबारा वापस लौट आए उससे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार वो आ गया तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, तो ऐसा करते हैं कि हम अभी यहाँ से निकल जाते हैं और फिर दोबारा जब आएंगे तब हम इन्हें बता देंगे। उस वक्त पापा के गार्ड्स भी हमारे साथ। रिया भी कह ही रही थी, इतने में अलेक्जेंडर ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं रिया, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जैसे ही यहाँ से वापस आए वो बुढ़ा आदमी यहाँ से भाग जाए, या ऐसा भी हो जाए कि जब हम यहाँ दोबारा लौट कर आए तो हमें यहाँ कुछ मिले ही नहीं। ये सारी बातें सुनकर रिया भी बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई को देखने लगी। रिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी अलेक्जेंडर ने रिया की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मम्मा के लिए हमें इतना रिस्क तो लेना चाहिए। अगर इस आदमी की बात सच निकली तो हो सकता है कि उनके आविष्कार वाली बात भी सच हो। अगर सचमुच इनके पास कोई ऐसी टेबलेट है जो इंसान की एक दिन की याददाश्त मिटा सकती है, तो जरूर उनके पास ऐसी कोई टेबलेट बनाने का भी तरीका होगा जो इंसान की खोई हुई याददाश्त को वापस लौटा सके। रिया को ये सारी बातें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, मगर ये भी तो हो सकता है कि वो टेबलेट खतरनाक हो। उसे खाने के बाद अगर हमें कुछ। इससे पहले कि रिया अपनी बात पूरी करती, अलेक्जेंडर ने रिया की बात को बीच में काटते हुए कहा, हमें नहीं, मुझे जो कुछ भी होगा वो मुझे होगा,
क्योंकि वो टेबलेट तुम नहीं मैं खाऊंगा। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर की ये बात सुनी, रिया के चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए अलेक्जेंडर से कहा, बिल्कुल नहीं, तुम क्यों खाओगे टेबलेट? और मैंने तुम लोगों को इस मुश्किल में डाला है, इसलिए वो टेबलेट मैं खाऊंगी। अगर कुछ भी होना होगा तो मुझे होगा, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम और आर्यन इस मुसीबत में फंसे हो। रिया के दोनों कंधे पर हाथ रखते हुए अलेक्जेंडर ने रिया को समझाते हुए कहा, देखो रिया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम अपने आप को दोष मत दो। दरअसल मैं आज तुम्हें एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने और आर्यन ने तो ये भी तय कर लिया था कि तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। हम तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहते थे। हमने सोचा कि वर्चुअल गेमिंग खेल खेलकर तुम रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का फर्क भूल गई हो, और इसीलिए तुम्हें एक ही जगह दो दो मम्मा दिख रही थी। अच्छा हुआ तुम हमें यहाँ ले आई तो मुझे पता चला कि तुम सही थी और हम गलत थे। आई एम रियली वेरी सॉरी रिया, हमने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। कहीं न कहीं रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई उसके बारे में क्या सोच रहे थे। रिया ने गहरी सांस लेते हुए अलेक्जेंडर से कहा, देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों मुझसे बेहद प्यार करते हो। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरी बात मानो अलेक्जेंडर, ये टेबलेट मुझे खाने दो। रिया ने अपनी अभी बात पूरी नहीं की थी कि अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज ऊंची करके रिया को कुछ कहना ही चाहता था, मगर रिया ने उसे शांत करते हुए कहा, जरा ठंडे दिमाग से सोच लो अलेक्जेंडर, अगर तुमने वो टेबलेट खाई और तुम गहरी नींद में सो गए तो मैं अकेले इतने शक्तिशाली आदमी का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। अगर ये आदमी खतरनाक निकला तो हो सकता है कि ये तुम्हें, मुझे और आर्यन को किडनैप करके यहाँ से कहीं दूर ले जाए। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि टेबलेट मुझे खाने दो। कम से कम तुम और आर्यन इस आदमी का मुकाबला तो कर पाओगे। जैसे ही रिया ने ये बात कही, अलेक्जेंडर की आंखें खुली की खुली रह गई। अलेक्जेंडर ने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। हालांकि टेबलेट खाने का रिस्क रिया उठा रही थी, मगर रिया की भी एक बात सही थी कि अगर वो अनजान आदमी खतरनाक निकला तो रिया उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अलेक्जेंडर अपने आप को आर्यन और रिया का बड़ा भाई समझता था, और आर्यन और रिया की सेफ्टी भी वो अपनी जिम्मेदारी समझता था। उसे मन ही मन इस बात की भी खुशी हो रही थी कि उसकी बहन अलेक्जेंडर को किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ने के काबिल समझती थी। अलेक्जेंडर और रिया दोनों ही इस गहरी सोच में डूबे थे कि आखिर टेबलेट कौन खाएगा और कौन एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को खतरे में डालेगा। वहीं गेट पर खड़ा आर्यन ये सोच रहा था कि उसके भाई बहन अब तक बाहर क्यों नहीं आए। आर्यन ने कूद कूद कर दीवार फाड़ने की कोशिश की। लोहे की सलाखों के बीच से जाकर आर्यन ये भी देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं पुरानी हवेली के अंदर किसी तरह का कोई हरकत दिखाई दे रही है या नहीं। आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ना तो वो अंदर जा सकता था और ना ही वो किसी तरह से अपने भाई बहन को कांटेक्ट कर सकता था। इमरजेंसी के लिए आर्यन ने अपना फोन अपने पास जरूर रखा था, मगर रिया और अलेक्जेंडर दोनों ने अपना फोन होटल में ही छोड़ दिया था। आर्यन को बार बार रोहित का कॉल आ रहा था, जिसे वो अवॉइड कर रहा था, और आर्यन के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। अंधेरे जंगल में उसे घबराहट के साथ ठंड भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। तभी अचानक आर्यन को जंगल की झाड़ियों से कुछ टॉर्च की रोशनी दिखाई देने लगी। जब आर्यन ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। उसे 5 टॉर्च की लाइट अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। जब आर्यन ने गौर से आवाज सुनने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग बड़बड़ाते हुए गुलेरिया हाउस की बंगले की ओर आ रहे थे। आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए इस तरह से इतने वीरान बंगले की ओर कौन चला आ रहा था। बंगले की दीवार से कुछ दूर दौड़कर आर्यन एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया और बंगले की तरफ आ रहे लोगों को देखने लगा। और वो ये देखकर हैरान हो गया कि रोहित के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स यूनिफॉर्म पहनकर गुलेरिया हाउस की ओर चले आ रहे थे। उन लोगों को गुलेरिया हाउस की ओर आते हुए देखकर आर्यन की सांसें थम गई थी। आर्यन को पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से अपने भाई बहन को गुलेरिया हाउस के अंदर सिग्नल दे कि रोहित मारवा के सिक्योरिटी गार्ड्स उन तक पहुंच गए थे। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अगर सिक्योरिटी गार्ड्स के आने से पहले वो तीनों वहां से भागकर जल्दी से जल्दी होटल नहीं पहुंचे तो उन तीनों को रोहित का ऐसा रूप देखना होगा जो देखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आर्यन बचपन से रोहित के साथ रहता था
और वो जानता था कि कभी न गुस्सा करने वाला रोहित जिस दिन भड़कता था उस दिन उसके सामने खड़े रहने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। आर्यन बस किसी तरह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि उसके भाई बहन जल्द से जल्द टूटे फूटे गुलेरिया हाउस से बाहर आ जाएं और वो जल्द से जल्द जंगल के रास्ते से होते हुए रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर पहले हाईवे पर पहुंचे और फिर हाईवे से लोगों की नजरों से छिपते छिपाते हुए होटल में पहुंच जाएं। पेड़ के पीछे छिपा हुआ आर्यन बड़े ही ध्यान से रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स को देख रहा था। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स अचानक झाड़ियों के बीच रास्ते में आकर अटक गए। उनके वॉकी टॉकी से उनके सीनियर की आवाज आने लगी। जंगल में चारों तरफ शांति होने की वजह से वॉकी टॉकी से निकलने वाली आवाज आर्यन को क्लियरली सुनाई दे रही थी। उस सीनियर ने अपने आदमियों से कहा, सर, पुराने गुलेरिया हाउस के पास अभी पहुंच रहे हैं। सारे सिक्योरिटी फोर्सेज को हाई अलर्ट पर रखना। जैसे ही उस सीनियर की आवाज आर्यन के कानों पर पड़ी, आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित खुद गुलेरिया हाउस की ओर आ रहा था। ये बात सुनने के बाद आर्यन के होश उड़ गए। आर्यन को ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों के मौसम में उसे गर्मी महसूस होने लगी थी। आर्यन जानता था कि रोहित एक बेहद चालाक और तेज बिजनेसमैन था, मगर आर्यन ये नहीं जानता था कि रोहित इतना जीनियस था कि बगैर पता चले ही वो ये गेस कर सकता था कि उसके बच्चे कहाँ गए होंगे। इस वक्त आर्यन को अपने पापा की चालाकी पर गर्व होने से ज्यादा अपने पापा की डांट का डर लग रहा था। वहीं हवेली के अंदर एलेक्जेंडर और रिया गहरी सोच में डूबे हुए थे। रिया ने एलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतना मत सोचो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा मुझे। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये आदमी खतरनाक है। मेरी बात मानो, मुझे वो टेबलेट खाने दो। इस तरह तुम मुझे अच्छी तरह से ऑब्जर्व भी कर पाओगी और मेरा ख्याल भी रख पाओगे। एलेक्जेंडर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और बूढ़े बाबा अपने हाथों में चॉकलेट मिल्क का मग पकड़कर कमरे के अंदर जाकर कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। इसके बाद बूढ़े बाबा ने ट्रे साइड टेबल पर रखी और एलेक्जेंडर और रिया की ओर देखकर अपने हाथ मसलते हुए कहने लगे, तो बताओ बच्चों, क्या फैसला लिया तुमने? तुम में से ये टेबलेट कौन खाना पसंद करेगा? ये सुनते ही रिया और एलेक्जेंडर एक दूसरे के सामने देखने लगे। रिया अपने कदम आगे की ओर बढ़ाने लगे, जिससे ये साफ था कि रिया बूढ़े बाबा को कह रही थी कि उनकी बनाई हुई टेबलेट वो खाने के लिए तैयार थी। रिया को आगे बढ़ता हुआ देखकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अपने हाथ मसलते हुए बूढ़े बाबा ने रिया से कहा, शाबाश बेटा, इसे कहते हैं शेर दिल बच्चा। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ये टेबलेट बिल्कुल सेफ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखना। चॉकलेट में पिघलते ही ये टेबलेट दूध में शक्कर की तरह मिल जाएगी और ये दूध तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम गहरी नींद में सो जाओगी। बूढ़े बाबा ने अपनी जेब से टेबलेट की शीशी निकाली और एक टेबलेट चॉकलेट मिल्क की मग में डालकर उसे अच्छी तरह से पहले मिला दिया और फिर अपना लंबा सा हाथ बूढ़े बाबा ने रिया की ओर आगे बढ़ा दिया और चॉकलेट मिल्क से निकलने वाले भाप को देखकर रिया की आंखें चौड़ी हो गई थी। रिया वैसे तो बड़ी कॉन्फिडेंटली अलेक्जेंडर से कह रही थी कि वो खुशी खुशी टेबलेट खा लेगी, मगर जैसे ही असली एक्सपेरिमेंट करने की बारी आई तो रिया का दिल बैठने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी ठंड होने के बावजूद भी रिया को गर्मी लगने लगी थी। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। रिया के हाथ पांव कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस वक्त क्या करे। रिया को देख अलेक्जेंडर को लग रहा था कि रिया अभी कुछ सोच रही है, पर उसे नहीं पता कि रिया असल में घबरा रही थी। रिया ने अपनी माँ की हालत देखी थी। रिया ये सोच सोच कर हैरान हो गई थी कि उसके सामने दिख रहा चॉकलेट मिल्क का मग पीने के बाद उसके साथ क्या होने वाला था। रिया के मन में यह भी आ रहा था कि अगर उसकी याददाश्त कभी आई ही ना तो, या कहीं कोई साइड इफेक्ट्स हो जाए तो। ये सारी बातें सोच सोच कर रिया पूरी तरह से परेशान हो गई थी। रिया ने यह भी देखा था कि अनिका अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह से भुला चुकी थी और इसी तरह अगर रिया कल सुबह उठकर एक पूरा दिन भुला दे तो उसके साथ क्या होगा, ये सोच सोच कर उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। पर रिया ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि रिया ने पहले ही डिसीजन ले लिया था। अब वो अपने कदम पीछे नहीं ले सकती थी। रिया खुद को मन ही मन यही बात कही जा रही थी। वहीं बूढ़े बाबा रिया और अलेक्जेंडर को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी।
तभी रिया ने धीरे से बूढ़े बाबा के हाथ से वो चॉकलेट मिल्क का मग अपने हाथ में लिया और कुछ देर के लिए हॉट चॉकलेट को बस देखती रही। रिया को उस मग को देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था। आज से पहले रिया चॉकलेट मिल्क एक बार में ही खत्म कर देती थी। वो पीने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचती थी, पर आज उसे वो हॉट चॉकलेट मिल्क किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। रिया को इस तरह देखकर वहां अलेक्जेंडर के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। दोनों बच्चों के चेहरे के हाव भाव देखकर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना, इस टैबलेट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, मेरा यकीन करो। ये सारी बातें सुनने के बाद रिया के मन में एक सवाल आया। उसने बूढ़े बाबा से पूछा, पर अगर मुझे... रिया अभी कह ही रही थी, इतने में बूढ़े बाबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, नन्ही सी बच्ची, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तो शुभ चिंतक हूँ, लोगों की भलाई के लिए आविष्कार करता हूँ। मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसे बेफिक्र होकर पी जाओ। जब रिया ने दोबारा बूढ़े बाबा की आंखों में आंखें डालकर देखा, तब रिया दोबारा ये महसूस करने लगी कि उन आंखों को रिया ने पहले भी कभी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अलेक्जेंडर और रिया को आश्वासन दे रहे थे कि रिया बिल्कुल सेफ थी। बूढ़े बाबा की आंखों में देखते देखते रिया को पता भी नहीं चला कि कब रिया ने हॉट चॉकलेट मिल्क का पहला घूंट अपने होठों से लगाकर अपने गले से नीचे उतार लिया। अलेक्जेंडर ने जैसे ही देखा कि उसकी बहन ने हॉट चॉकलेट मिल्क पीना शुरू कर दिया था, उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गईं। वो अपनी बहन के ठीक पीछे खड़ा हो गया। अगर रिया को चक्कर आया और वो गिरे तो उसे संभालने के लिए अलेक्जेंडर अपनी बाहें फैलाकर बिल्कुल तैयार खड़ा था। रिया एक के बाद एक हॉट चॉकलेट के घूंट लेती रही और बूढ़े बाबा की आंखों में जैसे रिया पूरी तरह से खो गई थी। उन आंखों में देखकर रिया ये जानने की कोशिश करना चाहती थी कि उन आंखों को उसने पहले कब और कहां देखा था। बूढ़े बाबा के चेहरे पर काफी गहरे निशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बूढ़े बाबा ने किसी गहरे जख्म पर प्लास्टिक सर्जरी की थी। उनकी दाढ़ी के घुंघराले बाल, उनकी आवाज रिया के दिमाग में जैसे गूंजने लगी थी। फिर अचानक ही एक बात बिजली की तरह रिया के दिमाग में चमकी। रिया के सामने बूढ़े बाबा का झुलसा हुआ चेहरा नजर आने लगा और उस चेहरे से दिखने वाली वो आंखें रिया भूल नहीं सकती थी। रिया जानती थी कि बूढ़े बाबा गुलेरिया हाउस में रहते थे और अनिका ने कई बार बूढ़े बाबा का इलाज करने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट्स किए थे। इस दौरान रिया ने भी कई बार बूढ़े बाबा को देखा था। वो उनसे मिली थी, उनसे बातें की थी। रिया को आज भी याद था जब पहली बार रिया ने बूढ़े बाबा को देखा था तो वो किस तरह से चीखी चिल्लाई थी। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई भूत प्रेत आकर खड़ा हो गया था। इस वक्त उसके सामने ही बूढ़े बाबा की आंखें देखकर रिया को गुलेरिया हाउस में रहने वाले एक बूढ़े बाबा की याद आ गई। जैसे ही रिया को बूढ़े बाबा की याद आई, रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। रिया को ऐसे लगने लगा जैसे रिया को सब कुछ एक झटके में बूढ़े बाबा के बारे में याद आ गया था। रिया अब समझ गई थी कि बूढ़े बाबा के झुलसे हुए चेहरे पर किसी तरह का इलाज किया गया था और अब बूढ़े बाबा के चेहरे की वो झुलसे हुए दाग गायब हो गए थे। रिया भी अच्छी तरह से देख सकती थी कि बूढ़े बाबा का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा था। रिया की आंखों में देखकर बूढ़े बाबा जैसे समझ गए थे कि रिया बूढ़े बाबा को पहचान चुकी थी। बूढ़े बाबा एक बड़ी सी मुस्कान देकर रिया की पीठ थपथपाने लगे, मगर इससे पहले कि रिया अलेक्जेंडर की ओर मुड़कर अलेक्जेंडर को सच्चाई के बारे में बताए, रिया की आंखें कुछ भारी होने लगी। रिया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हॉट चॉकलेट मिल्क का मग एक झटके से छोड़ दिया। मग के नीचे जमीन से टकराने पर सारा का सारा मिल्क जमीन पर फैल गया। जैसे ही अलेक्जेंडर ने देखा कि रिया अपना बैलेंस खोने वाली थी, तब अलेक्जेंडर ने रिया को दोनों कंधों से पकड़ लिया। रिया अपना एक हाथ अपने माथे पर रखकर अपनी भारी होती हुई आंखों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। रिया अलेक्जेंडर से कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कह नहीं पा रही थी। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती गहरी नींद में खींचने की कोशिश कर रहा था।
रिया किसी तरह अपने आप को उस नींद से निकालकर अलेक्जेंडर को बूढ़े बाबा की सच्चाई के बारे में बताना चाहती थी। रिया की आंखों के सामने बूढ़े बाबा अभी भी बड़ी सी मुस्कान लिए खड़े थे। रिया बूढ़े बाबा को पहचान चुकी थी, मगर इससे पहले वो अलेक्जेंडर को बूढ़े बाबा की सच्चाई के बारे में बता पाती, रिया की आंखें नींद के बोझ तले दब गईं और रिया अलेक्जेंडर की बाहों में एक झटके से गहरी नींद में सो गई। अपनी बहन रिया को अपनी बाहों में पकड़े अलेक्जेंडर ने उसे बड़े ही आराम से फर्श पर बैठाकर अपनी गोद में लेटा दिया। अलेक्जेंडर हैरानी से अपने सामने खड़े 6.5 फीट की बेड से बूढ़े आदमी को देखने लगा। बाबा के चेहरे पर अभी भी काफी बड़ी मुस्कान नजर आ रही थी। बूढ़े बाबा ने अलेक्जेंडर की आंखों में हैरानी और चेहरे पर अपनी बहन के लिए चिंता देखकर कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं बस तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझसे किया हुआ वादा भूल मत जाना। किसी को बताना मत कि मैं यहाँ रहता हूँ। इस पूरी दुनिया में मुझे यही जगह सुकून देती है जहाँ मैं शांति से बैठकर अपने आविष्कार कर सकता हूँ। इस जगह को मुझसे मत छीनना, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे यहाँ होने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अलेक्जेंडर कुछ देर तक अपनी बहन को अपनी गोद में सोया हुआ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस बूढ़े बाबा की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने पूछा, क्या आप हमारी माँ की याददाश्त वापस लाने में हमारी मदद करेंगे? अलेक्जेंडर के मुंह से ये सवाल सुनकर बूढ़े बाबा मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए बूढ़े बाबा ने अलेक्जेंडर से कहा, देखो बेटा, मैं तुमसे वादा तो नहीं करता, लेकिन अगर मेरा किया हुआ आविष्कार सही निकला तो मेरा कहा हुआ हर शब्द सही होगा। तुम्हारी माँ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। जिस दिन वो आविष्कार पूरा हो जाएगा, मैं खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें एक ऐसी जादुई चीज दे दूंगा जिससे तुम्हारी माँ की याददाश्त वापस लौट आएगी। अलेक्जेंडर को ये कहने के बाद बूढ़े बाबा अचानक ही अपने पैर पीछे लेने लगे। धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाते हुए बूढ़े बाबा अलेक्जेंडर की ओर देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि ये बूढ़े बाबा कहाँ जा रहे थे। अपनी बहन को अपनी गोद में लिए बैठा अलेक्जेंडर गहरी सोच में डूब गया और वो ये सोचने लगा कि उसे अब अगला कदम क्या उठाना चाहिए। वहां बाहर पेड़ के पीछे छुपा हुआ आर्यन काफी घबराहट महसूस कर रहा था। किसी भी वक्त रोहित मारवा वहां पहुंचने वाला था और अगर रोहित मारवा के पहुंचने से पहले आर्यन के भाई बहन पुराने गुलेरिया हाउस से बाहर नहीं आए तो हो सकता था कि तीनों भाई बहन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। काफी देर हो चुकी थी, मगर इतना वक्त होने के बाद भी अलेक्जेंडर और रिया बाहर नहीं आए। रोहित की कार हाईवे और गुलेरिया हाउस को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते के किनारे पर आकर रुकी। रोहित की कार की हेडलाइट में जैसे पूरा जंगल जगमगा उठा था, जिसमें आर्यन को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। रोहित के आदमी चारों तरफ जंगल में फैले हुए थे। कार की हेडलाइट की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि आर्यन को कार से निकल रहे लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा था। मगर तभी अचानक एक आदमी की परछाई आर्यन को नजर आई। अब आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। आर्यन को बार बार रोहित का गुस्सैल चेहरा सामने नजर आ रहा था। आर्यन ने अपने सामने जिस परछाई को देखा, उसके चलने का तरीका और बॉडी स्ट्रक्चर देखकर आर्यन समझ गया कि सामने से आ रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्यन के डैड रोहित मारवा थे। रोहित मारवा के सारे आदमी हाई अलर्ट पर हो गए। सारी की सारी टॉर्च एक साथ जलने लगी और सभी सिक्योरिटी वाले अपनी अपनी टॉर्च गुलेरिया हाउस की ओर करके रोहित को गुलेरिया हाउस की ओर जाने का रास्ता दिखाने लगे। ऐसा लग रहा था अचानक ही पूरे जंगल में दिन का उजाला फैल गया था। आर्यन की सांसें तेज हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी आर्यन अपने कदम पीछे लेने लगा, पर तभी अचानक उसे किसी की गुर्राहट की आवाज सुनाई पड़ी। इस आवाज को सुनकर आर्यन की रूह कांप उठी। उसे अब बुरी तरह से डर लगने लगा। आर्यन के दोनों पैर कांपने लगे और इसी बीच वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। आर्यन ने देखा
रोहित मारवा बड़े ही स्टाइल से चलते हुए गुलेरिया हाउस की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। ये देखते ही आर्यन जल्दी जल्दी संभलते हुए उठा। जैसे जैसे रोहित मारवा आर्यन के पेड़ के नजदीक आ रहा था, आर्यन को रोहित मारवा का चेहरा ज्यादा साफ नजर आ रहा था। आर्यन ने देखा कि रोहित मारवा के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और आंखों में बहुत ज्यादा बेचैनी नजर आ रही थी। आर्यन को एक पल में पुरानी कुछ यादें याद आ गई थीं। आर्यन की टीचर ने जब बचपन में आर्यन को काफी फिजिकल और मेंटल चोट पहुंचाई थी, उस वक्त रोहित मारवा के चेहरे पर ठीक इसी तरह का गुस्सा और जुनून नजर आया था। आज कई सालों बाद आर्यन ने रोहित के चेहरे पर इस तरह का गुस्सा और जुनून देखा था। आर्यन समझ गया था कि अगर तीनों भाई बहन आज पकड़े गए तो उनकी शामत आने वाली थी। आर्यन ये भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित रिया से कितना प्यार करता था और चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिया को कभी भी डांट नहीं सकता था। मगर आज जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद आर्यन अच्छी तरह से जान चुका था कि रोहित के दिल में रिया का सॉफ्ट कॉर्नर भी आज बच्चों को बचाने नहीं वाला था। रोहित धीरे धीरे गुलेरिया हाउस के गेट की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। लोहे का गेट अब सामने आते ही रोहित ने अपने कदम रोक लिए। इससे पहले कि रोहित किसी को इशारा करता, रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स आगे आकर गेट पर लगा बड़ा सा ताला तोड़ने के लिए आगे बढ़े। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बड़ी सी बंदूक गेट के ताले की ओर तान दी। इससे पहले कि वो सिक्योरिटी गार्ड गेट के ताले पर फायर करता, झाड़ियों के पीछे छुपा आर्यन तुरंत से बाहर आया और रोहित के सामने आकर कहने लगा, पापा हम यही हैं। आर्यन को इस तरह झाड़ियों के बीच से बाहर आता हुआ देखकर रोहित और उसके आसपास खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखें चौड़ी हो गईं। आर्यन को इस तरह जंगल के बीचों बीच गुलेरिया हाउस के सामने देखकर रोहित अपने गुस्से पर काबू खो बैठा और जोर से चिल्लाते हुए आर्यन से कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर आर्यन? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए कहीं? इतनी रात को होटल से इतनी दूर जंगलों में क्या कर रहे हो तुम लोग? रोहित की जोर की चीख सुनकर आर्यन के दिल की धड़कनें जैसे कुछ सेकंड के लिए धड़कना ही भूल गई थीं। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा को क्या जवाब दे। तभी रोहित ने आसपास नजरें घुमाते हुए आर्यन से पूछा, अलेक्जेंडर और रिया कहाँ हैं? रोहित का गुस्सा देखकर आर्यन को फिर से टॉयलेट जाने का मन हो रहा था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा को क्या जवाब दे। रोहित बार बार यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर अलेक्जेंडर और रिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर जब रोहित को अलेक्जेंडर और रिया कहीं नजर नहीं आए, तब फिर से रोहित ने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे भाई बहन? आर्यन खुद भी यहाँ वहाँ देखकर सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या बात बनाए और अपने पापा के सवाल का क्या जवाब दे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या एक्सप्लेनेशन दे कि वो रात के 3 बजे काले घने जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा था और उसके भाई बहन कहाँ थे। मगर आर्यन अब तक इतना जान चुका था कि अब ज्यादा देर तक रोहित से सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। रोहित गुलेरिया हाउस पहुंच चुका था और तीनों बच्चों की चोरी पकड़ी गई थी। अब रोहित को ज्यादा गुस्सा दिलाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए पुराने गुलेरिया हाउस की ओर इशारा करते हुए आर्यन ने कहा, अलेक्जेंडर और रिया अंदर हैं। आर्यन की बात सुनकर रोहित और आसपास खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड्स काफी हैरान हो गए। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने आर्यन की बात सुनी, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोहे के दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला अपनी गन से तोड़ दिया। 2-3 बार ताले पर जोर से वार करने पर ताला पूरी तरह से टूट गया। ताले के टूटते ही रोहित मारवा के सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक ही झटके से गेट को खोल दिया। पुराना गेट खुलते वक्त काफी ज्यादा आवाज कर रहा था। वहां आर्यन अभी भी सोच रहा था कि अगर ऐसी आवाजों से अंदर छुपे दुश्मन को हल्का सा भी शक हो गया तो उसके भाई बहन की जान खतरे में पड़ सकती थी। आर्यन काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, मगर रोहित के चेहरे पर गुस्सा और जुनून देखकर आर्यन समझ गया था कि अब उसका कुछ भी कहना या रोहित के साथ कुछ बात करना ठीक नहीं होगा। रोहित दौड़कर गेट के खुलते ही गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगा। झाड़ियों के बीच से होते हुए रोहित दौड़कर मेन बिल्डिंग के अंदर जा पहुंचा। मलबे की परवाह न करते हुए रोहित घर के अंदर जाकर जोर जोर से रिया और अलेक्जेंडर को आवाज लगाने लगा, रिया, अलेक्जेंडर, कहाँ हो तुम लोग? रोहित के साथ साथ उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हुए
उनके पास कई सारी टॉर्च थीं। टॉर्च को हर तरफ घुमाते हुए उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि बच्चे कहाँ थे, मगर ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा ऐसा था जिसे देखकर रोहित को ऐसा लगा था जैसे उस कमरे में कोई रहता था। रोहित को अचानक ही ये ख्याल आया कि हो ना हो बच्चे उसी कमरे में होने चाहिए। रोहित के मन में जैसे ही ये ख्याल आया, रोहित दौड़कर पुरानी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, मगर सीढ़ियां इतनी पुरानी हो चुकी थीं कि रोहित जिस फोर्स से उस पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था, उस फोर्स की वजह से सीढ़ियों पर जमा मलबा धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। रोहित जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचा, रोहित दौड़कर उस कमरे की ओर गया जो कमरा रोहित ने कुछ दिनों पहले देखा था। रोहित ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा जोर से टक्कर मारकर खोला, रोहित ने देखा कि उसकी छोटी सी गुड़िया जैसी बेटी रिया अलेक्जेंडर की गोद में सोई हुई थी। अलेक्जेंडर के चेहरे पर काफी घबराहट नजर आ रही थी, मगर रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया बेहोश थी। रिया को ऐसी हालत में देखकर रोहित तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गया और रिया को अपनी बाहों में लेते हुए अलेक्जेंडर से पूछने लगा, क्या हुआ है रिया को? क्या हुआ है रिया को? बताओ मुझे। अलेक्जेंडर रोहित को अचानक यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था। अपने पापा को इस तरह अपने सामने देखकर अलेक्जेंडर की बोलती बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित किसी भी वक्त अलेक्जेंडर को पीटना शुरू कर देगा। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित को पता कैसे चला कि बच्चे पुराने गुलेरिया हाउस में आए थे। रोहित ने जब कमरे में चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। अलेक्जेंडर बिल्कुल खामोश रोहित के सामने बैठा था। रोहित अपनी बेटी को बार बार गालों पर हाथ लगाकर पूछने लगा, रिया, रिया होश में आओ, क्या हुआ रिया तुमको? रोहित बार बार रिया के माथे पर चूमकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर रिया गहरी नींद में सो चुकी थी। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोहित को बताया नहीं गया कि रिया बिल्कुल सेफ थी तो रोहित न जाने क्या कर बैठता। इसलिए हिम्मत करते हुए अटकती हुई आवाज में अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, डैड, कुछ नहीं हुआ है रिया को, कुछ नहीं हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए, रिया बस सोई है, उसे बहुत नींद आ रही थी इसलिए वो मेरी गोद में सो गई। अलेक्जेंडर की ये बातें सुनकर रोहित को बहुत अजीब लग रहा था। एक तो तीनों बच्चे आधी रात को होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से निकलकर इस तरह जंगलों के बीच बने इस वीरान और बंजर सी हवेली के अंदर घुस आए थे, और अलेक्जेंडर इस तरह की ऊट पटांग बातें रोहित से कर रहा था। रोहित अपने गुस्से से पूरी तरह से अपना काबू खो बैठा था। रोहित ने अलेक्जेंडर से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अलेक्जेंडर? तुम तीनों अचानक इतनी आधी रात को होटल से निकलकर यहाँ पर क्यों आए? और अब तुम कह रहे हो कि रिया को नींद आ गई थी इसलिए यहीं पर सो गई? क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब कुछ? रोहित ने जैसे ही अपनी आवाज बढ़ाते हुए ये बात कही, तब अलेक्जेंडर का खून पूरी तरह से जम गया। अलेक्जेंडर बूढ़े बाबा से वादा कर चुका था कि वो बूढ़े बाबा का यहाँ पर होना किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। बदले में बूढ़े बाबा ने भी वादा किया था कि वो अनिका की याददाश्त वापस लाने में बच्चों की मदद करेगा। अलेक्जेंडर ने भी मन में सोच लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, बूढ़े बाबा के यहाँ होने का राज किसी से नहीं बताएगा, क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद थी जो अनिका को अपने अतीत के साथ जोड़ सकते थे। रोहित बार बार जोर जोर से अलेक्जेंडर को एक ही सवाल पूछता रहा कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे और रिया की ऐसी हालत कैसे हुई। रोहित की आवाज अलेक्जेंडर के कानों में गूंज तो रही थी, मगर अलेक्जेंडर को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या जवाब दे। अलेक्जेंडर ने कुछ देर बाद अपना होश संभालते हुए रोहित से कहा, डैड, दरअसल बात यह है कि रिया काफी दिनों से जिद कर रही थी कि उसने इस घर की छत पर मॉम जैसी एक औरत को देखा था। आज दोपहर को जब हम खेल रहे थे तब हमने रिया को काफी समझाने की कोशिश की कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो सिर्फ उसके मन का वहम था और सच्चाई नहीं थी। एक इंसान एक वक्त पर दो जगह पर नहीं दिख सकता था, और ना ही रिया जो बातें कह रही थी उसमें कोई साइंटिफिक रीजन था। मगर रिया हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, और हम अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रिया की ये गलतफहमी दूर नहीं की गई तो उसके मन पर इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता था। इसलिए मैंने और आर्यन ने सोचा कि हम सब साथ चलकर एक बार रिया को असलियत से वाकिफ करवा देते हैं और उसे बता देते हैं कि वो जो कुछ भी सोच रही थी
वो सिर्फ और सिर्फ उसके मन की गलतफहमी थी, इसीलिए हम दोनों रिया को यहाँ पर लेकर आए। अलेक्जेंडर की बात पूरी होने के बाद रोहित ने फिर से चिल्लाते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ? रिया की ये हालत कैसे हुई, बताओ मुझे। अलेक्जेंडर रोहित का सवाल सुनने के बाद गहरी सोच में डूब गया। अलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित के इस सवाल का क्या जवाब देता। तभी अलेक्जेंडर की नजर दरवाजे पर खड़े आर्यन पर पड़ी। आर्यन कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ा था। रिया की ऐसी हालत देखकर आर्यन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर हुआ क्या था। अलेक्जेंडर की आंखें देखकर आर्यन समझ चुका था कि ये वक्त उसके भाई से सवाल जवाब करने का नहीं था, बल्कि उसके भाई को सपोर्ट करने का था। मगर आर्यन की भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इस तरह से रोहित की बाहों में बेहोश क्यों पड़ी थी। मगर अपने भाई का इशारा समझते हुए आर्यन ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और रोहित से कहा, डैड, दरअसल बात यह है कि रात काफी हो चुकी थी और रिया को काफी नींद आ रही थी। हमने रिया को लाख मनाने की कोशिश की कि हमें घर वापस चलना चाहिए, मगर आप तो जानते ही हैं, रिया एक बार अगर कोई जिद कर लेती है तो जब तक उसकी जिद पूरी नहीं हो जाती वो पीछे हटने का नाम नहीं लेती। आर्यन एक बात अच्छी तरह से जानता था, अगर कुछ चीजें रिया पर डाल दी जाएं, तो रोहित का दिल पिघल सकता था। रोहित चाहे कुछ भी हो जाए, रिया को कभी डांट नहीं सकता था। रोहित अभी भी रिया के गालों पर हाथ फेरते हुए रिया को जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर रिया को देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे रिया को किसी ने जानबूझकर बेहोश कर दिया हो। जब अलेक्जेंडर ने रोहित के चेहरे पर परेशानी देखी, तब अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, डैड, दरअसल बात ये थी कि हम जब वहां बाहर गेट के पास पहुंचे तब हमने देखा कि गेट पर ताला लगा था। हमने सोचा कि अगर हमने ताला तोड़ने की कोशिश की तो अंदर जो कोई भी था वो भागकर निकलने की कोशिश करता, इसलिए बिना आवाज किए हम एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर दीवार फांदकर अंदर आए। मगर आर्यन के पास कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए आर्यन वहीं बाहर खड़ा रह गया। अंदर आने के बाद हमने पूरी हवेली की छानबीन की। मैंने और रिया ने हर जगह ढूंढकर ये पता लगाने की कोशिश की कि कहीं कोई छुपकर हमारे घर में तो नहीं बैठा। हम बस रिया को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वो सब गलत था। मम्मा जैसी कोई और औरत का होना नामुमकिन था, मगर रिया ने मेरी एक बात नहीं मानी। वो जिद पकड़कर बैठ गई कि जब तक वो मम्मा को यहाँ नहीं देखेगी तब तक वो यहाँ से नहीं निकलेगी। इसलिए मैं और रिया इस कमरे में आकर उस इंसान का इंतजार करने लगे जो बिल्कुल मम्मा जैसी दिखती है। डैड, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रिया जो कुछ भी सोच रही थी वो गलत था, लेकिन फिर भी मैंने रिया का साथ दिया और मैं यहाँ रिया के साथ खड़ा रहा। मगर कुछ ही देर में रिया को नींद आने लगी, उसकी आंखें भारी होने लगी। इसलिए मैंने ही रिया से कहा कि उसे कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, ताकि कुछ देर की नींद के बाद जब वो दोबारा फ्रेश हो जाए तो हम लोग वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के लिए यहाँ से निकल सकें। रोहित के कानों पर अलेक्जेंडर की सारी बातें तो पड़ रही थीं, मगर रोहित की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहित रूम में चारों ओर देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कमरे में और कोई तो मौजूद नहीं था, मगर रोहित को कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोहित और अनिका ने पिछली बार देखा था। रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, क्या तुमने छत पर देखकर तसल्ली की कि यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी मम्मा जैसी दिखती है? अलेक्जेंडर रोहित की ये बात सुनकर चौंक गया। लोग जल्दी जल्दी ये सीरियल सुन पाए, इसलिए कुछ दूर रियल वॉइस और कुछ दूर कंप्यूटर वॉइस लगा दी हूँ मैं। आप लोग को ये कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।